साथियों नमस्कार। साथियों आजकल चर्चा हो रही है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की और लोग कह रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। इथेनॉल को ला करके गडकरी सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं। इथेनॉल प्रोग्राम अभी नहीं लाना चाहिए था। इस तरह की तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। हम आज के वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग कब से स्टार्ट हुई, कितने देशों में हो रही है, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, भारत में कब शुरू हुआ, भारत में अभी क्या स्टेज है, कितनी गाड़ियां खराब हो रही हैं, किस तरह से खराबी आ रही है और नितिन गडकरी किस तरह से अपने बेटों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम है, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले चलाया गया था ब्राज़ील में। क्योंकि जो इथेनॉल है, यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये मेनली बनता था शुगर केन के रस से, गन्ने के रस से। आज की डेट में ये गन्ने के रस से भी बन सकता है, कॉर्न से भी बन सकता है, मक्के से ही बन सकता है, गेहूँ से ही बन सकता है, तमाम फसलों से ही बन सकता है, उनके रस से निकाला जा सकता है। कैसे बनता है उसको बाद में बताऊँगा, पहले ध्यान से सुनो कि स्टार्टिंग कहाँ हुई। स्टार्टिंग हुई थी ब्राज़ील से। ब्राज़ील में गन्ने सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, उसके बाद फिर भारत में होते हैं। तो ब्राज़ील ने बहुत पहले ही इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। बहुत पहले का मतलब क्या होता है? लगभग 1919 में। जी हाँ, 1919 में ब्राज़ील ने इसका टेस्ट किया था और ब्राज़ील को लगा कि भाई हमें ये काम करना चाहिए। इथेनॉल तो एक तरीके से फ्यूल का काम कर रहा है। फिर ब्राज़ील ने 1927 में 1927 में अपने यहाँ एक कमर्शियल इथेनॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि बाकायदा प्लांट लगाए जाने लगे जहाँ से इथेनॉल पैदा होता था गाड़ियों में यूज़ करने के लिए। थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे थे गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में यूज़ हो रहा था, कम अमाउंट में हो रहा था। उतना ज़्यादा क्रांतिकारी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन बात है 1943 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने के कारण, फ्यूल की कमी होने के कारण ब्राज़ील ने अपने देश में कंपलसरी कर दिया कि आप 50% इथेनॉल मिलाएंगे। कितना? 50%, जो अभी भारत में भी नहीं मिलाया जा रहा। और बात है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, मतलब 100 साल तो नहीं हुए, थोड़ा कम पुरानी। लगभग 50% मिलाया जा रहा था। उस समय ब्राज़ील इसको पूरी दुनिया में एक क्रांति के तौर पर दिखा रहा था। दुनिया के देश टेस्ट भी कर रहे थे, चुपचाप बता नहीं रहे थे। लेकिन ब्राज़ील ने अपने यहाँ पर इसे ठीक से लागू किया 1975 में। 1975 में हुआ ये था। 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आ गया था। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 1973 के आसपास ही पेट्रो डॉलर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद से अमेरिका ने ये कहा था कि जितने भी खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो अपना तेल डॉलर में ही बेचें, बदले में हम उनको सिक्योरिटी देंगे और जिस डॉलर में तेल बेचा जाएगा उसे पेट्रो डॉलर कहा जाएगा। तब से एक नया अध्याय स्टार्ट हुआ था ऑयल के चैप्टर में। एक ऑयल का क्राइसिस टाइप का दुनिया में उस वक्त आ गया था, क्योंकि डॉलर हर किसी के पास उतने नहीं थे, हर किसी की इकोनॉमी उस तरह से बूस्टेड नहीं थी। तो इन्होंने उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए कि हमें तेल कम मंगाना पड़े, 1975 में कहा कि हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि भाई गाड़ियों में इथेनॉल डालना ही है। और 1976 से ये कंपलसरी कर दिया गया कि गाड़ियों में आप इथेनॉल डाल करके चलें। ब्लेंडेड हो गया पेट्रोल के साथ, वहाँ गैसोलीन बोला जाता है, गैसोलीन के साथ, और ये हर गाड़ी में देखने को मिलने लगा। इसके बाद 1979 में, अब आप कहेंगे कि साहब गाड़ियों में डाल रहे हो, लेकिन क्या गाड़ियाँ उसको सपोर्ट कर रही थी? अभी तक तो कोई ऐसी विशेष गाड़ी नहीं बनाई थी कि अलग से इथेनॉल को सपोर्ट कर रही हो या जिसमें किसी तरह की दिक्कत ना आ रही हो। गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिली थी। शायद इसी बात को उठाया जा रहा है भारत में कि जब ब्राज़ील में मिली थी तो भारत में भी मिल रही होगी, इस तरह से। बहरहाल फिर 1979 में पहली बार एक गाड़ी ऐसी तैयार हुई जो इथेनॉल को अच्छे से सपोर्ट करती थी, और फियाट की गाड़ी थी, आई थिंक, मैं आपको दिखा देता हूं। और इसका ये रहा फियाट 147, देखिए फियाट 147 थी जो 1978 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1979 में ये आ गई थी, जो कि पूरी तरह से इथेनॉल पर चलती थी, पूरी तरह से इथेनॉल पर। भारत में तो अभी आई भी नहीं है। जी हाँ, इसकी फोटो भी दिखा देता हूं, ये है। ये पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी थी। अब आप एक चीज सोचिए, जो काम ब्राजील में 1979 में हो चुका है वो भारत में अभी भी नहीं हुआ है। हम तो E20 पर रो रहे हैं। माजरा समझाऊंगा पूरा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये फियाट नाम की गाड़ी लेकर के आ गए जो इथेनॉल पर चलती थी। अब एक संकट खड़ा हुआ, इस संकट पर ध्यान देना।
1979 में मैं आ गया। 1979 से 1989 तक ये वो कालखंड है जहां पर ब्राजील में इथेनॉल की कमी हो गई। क्योंकि इथेनॉल बनता कैसे है? गन्ना लिया, किसान गन्ने को ले जा करके शुगर मिल में दे देता है, जहां पर उसका रस निकाला जाता है। रस निकालने के बाद फिर आप उसका गुड़ बनाए, चीनी बनाए, वो आपके ऊपर है। और रस निकालने के बाद आप उसका इथेनॉल भी बना सकते हैं। तो हुआ ये था कि उस टाइम पर चीनी के दाम बढ़ गए थे दुनिया में। तो शुगर की मिलें जब वो रस का उपयोग कर रही थी तो उनको लगा कि इथेनॉल बनाने से अच्छा है चीनी बनाओ। चीनी के दाम बढ़ गए तो इथेनॉल उतना बना नहीं रही थी, इसलिए एकदम से क्राइसिस आ गया था। ये क्राइसिस आ जाता है, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि इथेनॉल 15 रुपये लीटर क्यों नहीं मिल रहा, 20 रुपये लीटर क्यों नहीं मिल रहा, अगर ये कॉस्ट कर दी जाएगी तो फिर वो लोग इथेनॉल बनाएंगे ही नहीं, मिल वाले वो चीनी बनाना पसंद करेंगे, उन्हें फिर उसमें फायदा होगा। हर इंडस्ट्री अपना फायदा ही तो देखती है। तो आपको इंडस्ट्री को मोटिवेट करके रखना होगा कि वो इथेनॉल बनाती रहे। ये क्राइसिस इस कालखंड में आ चुका था। फिर धीरे धीरे इससे ब्राजील खुद को उभारता गया और उभारते उभारते फिर विद द टाइम ब्राजील ने अपने यहाँ पर इसे हर समस्या से मुक्त कर लिया। अब समस्या जो कार में आ रही थी, जनरली कार के इंजन में जो आ रही थी, उस पर बात करते हैं कि किस तरह से ब्राजील ने खुद को उस समस्या से निकाला। देखो, जब आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में और पेट्रोल जब जलता है इंजन में, ब्लास्ट होता है उसमें, तो ब्लास्ट होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो पूरी तरह से कंबशन नहीं हो पाता, फिर वो धुएं के रूप में बाहर निकलता है। जब किसी गाड़ी में से धुआं बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा, तो समझ जाओ कि अंदर पेट्रोल ठीक से जल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, दिक्कत है। ठीक है, इथेनॉल में ये बताया गया कि इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी मिक्सड होती है, जाहिर सी बात है उसको जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें ऑक्सीजन अच्छी खासी बनती है, 20 से 30% तक होती है आराम से। तो जब आप इथेनॉल मिलाते हो पेट्रोल में, तो आप एक तरह से पेट्रोल में इथेनॉल के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिला रहे हो, यानी जलेगा अच्छा कंबशन होगा, तो धुआं कम निकलेगा, उतना प्रदूषण नहीं करेगा जितना सिर्फ पेट्रोल कर रहा था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदूषण कम होगा। लेकिन एक समस्या है, इथेनॉल आकर्षित करता है पानी को। जब पूरी प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसमें वाटर भी पाया जा सकता है। इथेनॉल जहां जहां से गुजरता है, इंजन के जिस जिस पार्ट से गुजरेगा, वहां वहां पानी के अवशेष रह जाएंगे। विद द टाइम जब वो गुजरता रहेगा, पानी भी जाहिर सी बात है जाता रहेगा, तो कोरोजन कर सकता है उसके पार्ट्स में। कोरोजन यानी कि जंग जैसा। जो वहाँ के रबड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सील होती हैं, गैस या मेटल में गैस्केट हो गई, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। फ्यूल इंजेक्टर खराब होने लगता है, क्योंकि वो बनाया सिर्फ पेट्रोल के लिए था। आपने इथेनॉल डाल करके पानी का प्रवेश वहाँ कराना स्टार्ट कर दिया और विद द टाइम वो खराब होने लग जाता है। जो गाड़ी 20 साल चलनी थी वो हो सकता है 10 साल ही चल पाए। ये है खराबी का पूरा जो लेखा जोखा। मैं चलो उसका फोटो दिखाता हूँ पहले आपको। देखिए, ये होता है फ्यूल हॉज। ये एक तरीके से रबड़ जैसा होता है। ये तो ऐसी शेप नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, राउंड हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, ये रबड़ की सील्स होती हैं, ठीक है, जो लगाई जाती हैं अलग अलग पार्ट्स के, जब कस रहे होते हैं उसके बीच में लगाई जाती हैं। ये धीरे धीरे खराब होने लगती है, सिकुड़ जाती हैं ये। ठीक है, गैस्केट होती है, गैस्केट विद द टाइम नरम पड़ जाती है कोरोजन की वजह से। फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, इसमें फ्रिक्शन आने लग जाता है। पीवीसी हॉज, ये भी इसी तरह से है, ये भी कमजोर पड़ने लग जाता है उस पानी की वजह से। एयर इनटेक हॉज, इसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। मेटल क्लैंप्स, ये खराब होने लगती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, ओरिंग्स खराब होने लग जाती हैं। फ्यूल फिल्टर खराब होने लगता है। फ्यूल टैंक में पानी की उपस्थिति के कारण भी समय के साथ दिक्कत आ जाती है, उतना नहीं आती पर आती है। कहने का कार्बोरेटर है, फ्यूल रेल है जिससे फ्यूल निकलता है, फ्यूल इंजेक्टर है जहां से फ्यूल इंजेक्ट होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आती है। तो जितने भी आपको मेटल के पार्ट्स दिख रहे हैं ना, वो दिक्कत दे सकते हैं। ये दिक्कत ब्राजील में भी आ रही थी। ब्राजील ने विद द टाइम क्या किया, अपने इन कंपोनेंट्स में ही चेंज कर दिया। इस तरह के कंपोनेंट बनाने लगा कि जिन पर इसका असर ही नहीं पड़ता हो पानी का। इसमें फिर चाहे फ्यूल इंजेक्टर बदलना हो, कार्बोरेटर बदलना हो, क्लैम्प्स बदलना हो, फ्यूल पंप बदलना हो, अलग अलग गाड़ियों में, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ।
ब्राज़ील ने इन सब में बदलाव किया, जो बदलाव अभी हमने नहीं किया है। दूसरी बात, जब आप इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ी चला रहे हो और आपने इथेनॉल कर दिया, मान लो E85 कर दिया, या अब तो E100 की बात चल रही है, या E50 भी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जब आप ठंडे इलाके में जाते हो, बर्फीले इलाके में जाते हो, तो गाड़ी को स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती आसानी से। ये दिक्कत ब्राज़ील में भी आ रही थी, ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ब्राज़ील ने क्या किया, अलग से एक टैंक लगा दिया गाड़ी में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल जाएगा, इथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं, केवल पेट्रोल वाला पेट्रोल, वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। विद द टाइम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारे यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको कहां तक ले आया था, यहां तक ले आया कि 1979 से 89 के बीच में अलग अलग प्रकार के जो क्राइसिस आए थे, इसी बीच ब्राज़ील ने बड़े स्तर पर बदलाव किया, सारे इंजन के पार्ट्स बदल दिए और फ्यूल टैंक अलग से लगा दिया छोटा सा, और स्टार्टिंग की दिक्कत भी खत्म हो गई, जंग की दिक्कत भी खत्म हो गई, रबड़ खराब हो रही थी उनकी दिक्कत खत्म हो गई, और लोगों का कहना यह था कि इससे हमारे माइलेज पर असर पड़ रहा है, तो वो दिक्कत भी खत्म हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत में कहा जा रहा है कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये भी हवा बनाई जा रही है सिर्फ। हो सकता है किसी 1, 2, 4 लोगों की गाड़ी में दिक्कत आ गई होगी, मान लिया, बट इस देश में अभी 78% जो वाहन चल रहे हैं वो या तो E10 वाले हैं या E20 वाले हैं। क्या आपने अपने मोहल्ले में सुना कि कोई ये कह रहा होगा हमारी गाड़ी दिक्कत दे रही है, साहब चल ही नहीं रही है? क्या आपकी गाड़ी ने दिक्कत दी? आपने एक मास डेटा आपके पास ऐसा है जो ये कह रहा हो कि हाँ गाड़ियों में अचानक से दिक्कत आने लग गई है? नहीं है। फिर 2, 4, 5 लोगों की गाड़ी अगर दिक्कत दे रही तो उसको आप सैंपल नहीं मान सकते। लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी चूक देखिए, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, आप हैरान होंगे जान करके। हमारे देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का बड़े स्तर पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जी हाँ, कल की ही बात है, कल या परसों की। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमनी, इनका कहना यह था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई देखिए E20 से गाड़ी में कोई खराबी नहीं आ रही, या E20 से क्या नुकसान हो रहे हैं, इस बारे में अभी हम बता नहीं सकते, हम 1 साल बाद बता पाएंगे, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सरकार, एक तरीके से सरकार ने कहा कोर्ट में कि हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या नेगेटिव पॉजिटिव हम कह नहीं सकते। तो भाई एक्सपेरिमेंट होता है 10, 20, 50, 100, 1000 गाड़ियों पे, यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है करीब करीब 100 करोड़ गाड़ियों पे, 100 करोड़ लोगों पे। 100 करोड़ गाड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ लोग हो सकते हैं। बताइए, इसका मतलब अगर बड़े स्तर पर कोई खराबी आ गई या बड़े स्तर पर कोई दिक्कत आने लग गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली में तो भाई नियम बड़ा सख्त है, डीजल की गाड़ी हो गई 10 साल हो गए, अब इसे स्क्रैप में डालिए। यहाँ तो आदमी तब तक अपनी गाड़ी संभाल पाएगा, आपने पता चला उसकी गाड़ी 10 साल क्या 8 साल में ही बेकार कर दी। ये भी तो दिक्कत है। तो सरकार की अगर आप चूक पूछें, चूक क्या है, सरकार का नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो सरकार का नेगेटिव पॉइंट ये है कि सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है बड़े स्तर पर, जिसमें हम भारतीयों को शामिल कर लिया है। हम जाने अनजाने इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, जो गलत है। सरकार ने 2021 में बोला था कि हम 2025-26 तक E20 तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जबरदस्ती हमको झोंक रहे हो, ये ठीक नहीं है। 2023 में बोला था कि हम जो है फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी ले आएंगे, आपने एक प्रोटोटाइप भी दिखाई थी टोयोटा की गाड़ी। फ्लेक्स फ्यूल तक आप आइएगा, लेकिन इस तरह से आप जल्दबाजी में कुछ भी कर दो, ये ठीक नहीं है। 2000, हालांकि भारत ने 2003 में बोला था कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट कर दिया था, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया था। 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से 2003 से लेकर 2014 तक हम लगभग 1 से 2% तक ही इथेनॉल मिला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। उसके बाद भी इतना ही चला, 1 से 2% ही चला, फिर धीरे धीरे 5 पे आए, 10 पे आ गए, 10 तो आ ही गया था कब का, अब 20 पे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कई बार ये सरकार अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में कुछ भी कर देती है। आज खबर आई कि देहरादून एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली से जो देहरादून जा रहा है, उस पर मैं भी गया था अभी कुछ दिन पहले, तो उस समय भी मैंने देखा कि जल्दबाजी में बना है ये, तो उस पर आज एक बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया है। आपका एक्सप्रेसवे खुले हुए 6 महीने नहीं हुए, इतना विशाल गड्ढा जिसमें एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी मरेगा कन्फर्म है। मैं भी गया था तो गाड़ी स्मूथ नहीं चल पा रही थी, ऐसे 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 हो रही थी, कई बार सड़क प्लेन नहीं थी, कई जगह मैंने देखे पैचेस थे, यानी कि सड़क में दिक्कत आई थी, उसे बाद में रिपेयर किया गया है।
अभी तक मैं देहरादून एक्सप्रेस वे पे जा चुका हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जा चुका हूँ, यमुना एक्सप्रेस वे पे जा चुका हूँ और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जा चुका हूँ। 3-4 बड़े-बड़े एक्सप्रेस वे पे मैं जा चुका हूँ, बुंदेलखंड वाले पे जा चुका हूँ। तो बुंदेलखंड वाला तो चलो नया बना है, सही है वो, पूर्वांचल भी ठीक ही है, नया बना है। लेकिन सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे अगर आप पूछें, तो वो है यमुना एक्सप्रेस वे। जी हाँ, करीब-करीब 15 साल हो गए खुले हुए, उसमें एक गड्ढा तो छोड़ो, कहीं पर एक दरार भी नहीं है, एकदम मक्खन रखा हुआ है। मायावती जी के टाइम पे बना था वो, यूपी में। भले ही वो बहुत धीरे-धीरे बना था, बहुत टाइम लगा था उसे बनाने में भी, पर चीज़ बढ़िया बनी थी जो बनी थी। हो सकता है अधिकारियों ने पैसे खाए हों, किसी ने भी खाए हों, जो भी है। शायद जेपी ने बनाया आई थिंक वो, मुझे याद नहीं आ रहा, जेपी ने बनाया आई थिंक। पर अच्छा बना। यहाँ तो आप साहब कि हम साहब 2025 में लॉन्च कर देंगे, 26 में लॉन्च कर देंगे, 27 में, अरे इस चक्कर में आप ये तो देखो कितने लोगों के साथ खेल रहे हो। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, एथेनॉल ब्लेंडेड कार्यक्रम को लेकर के बार-बार गडकरी जी को निशाना बनाया जाता है कि गडकरी ने ऐसा कर दिया, गडकरी ने ऐसा कर दिया। जबकि एथेनॉल ब्लेंडेड जो कार्यक्रम है कि कितना एथेनॉल मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, ये सब संभालती है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, और जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। तो निशाना तो उन्हें बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी गडकरी साहब का नाम आता है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि गडकरी साहब उसके लिए जाने जाते हैं फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी के लिए। कौन सी गाड़ी लॉन्च होगी, किस तरह की गाड़ी किस तरह की सड़कों पे चलेगी, BS4 नॉर्म आएंगे कि BS5 नॉर्म आएंगे, यानी ले दे के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सड़क पर चलने वाली गाड़ी की जो नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट में आती हैं। इसलिए बार-बार उनको निशाना बनाया जाता है। और जनरली इथेनॉल के बारे में, फ्लेक्स फ्यूल के बारे में, इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, देखो मैं सस्ता करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं नितिन गडकरी। टीवी पे ज़्यादातर वही दिखाई देते हैं, तो इसलिए भी वो निशाने पे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके जो बेटे हैं, 2 बेटे, वो ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो अचानक से इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम में आ चुकी हैं और इथेनॉल बना रही हैं बड़े स्तर पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी नितिन गडकरी जी ने शायद कुछ समय पहले अपने बेटों से कह दिया होगा, बेटा अपनी कंपनी से कह दो इथेनॉल बनाने लग जाएं, क्योंकि हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं, बहुत जल्द इथेनॉल वाली गाड़ियां चलेंगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर देते। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। अच्छा, ये जो लड़के जो दोनों जुड़े हुए हैं इनके, ये किन कंपनी से जुड़े हैं? ये 2 कंपनियों से जुड़े हुए हैं। एक है सियान एग्रो लिमिटेड और एक है मानस एग्रो लिमिटेड। जी, ये 2 कंपनीज हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जानिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो नितिन गडकरी के बेटे हैं ये किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसे हुए हैं। देखिए, एक कंपनी बनी थी उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, ये बनी थी 1985 में, और एग्रो कंपनी थी, यानी कि एग्रीकल्चर के जो उत्पाद होते हैं उससे चीज़ें बनाना, जैसे शराब बनाना है ना, कोई एग्रीकल्चर से बनने वाला कोई प्रोडक्ट है, अचार बनाना, या कोई साबुन शैम्पू बनाने हैं, ये सब है, इस तरह की चीज़ें ये बनाते थे। विद द टाइम क्या हुआ, इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया सियान एग्रो। ये नाम बदल के किया गया 2015 में, ठीक है। अच्छा, इसी कंपनी के अंतर्गत एक और कंपनी बनाई गई थी, ये थी मानस एग्रो। मानस एग्रो बनी थी 2012 में। तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत मानस एग्रो भी आती थी, जो अलग से थी, इसी छाता ये अम्ब्रेला के अंदर थी। जब इसका नाम बदल के ये हो गया तो सियान एग्रो तो अपने आप में एक हो ही गई, इसी की एक और यूनिट जो दूसरे नाम से चल रही थी उसका नाम था मानस एग्रो, ठीक है। तो मानस एग्रो जो कि 2012 में बन चुकी थी। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है निखिल और दूसरे का नाम है सारंग। तो जो निखिल साहब हैं वो सियान एग्रो से जुड़े हुए हैं, निखिल, और जो सारंग हैं वो जुड़े हुए हैं इससे, सारंग गडकरी, निखिल गडकरी। निखिल गडकरी सियान एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं 2017 में, और सारंग इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं 2016 में। दोनों कंपनी महाराष्ट्र की हैं, समझ गए आप। और दोनों ही मोर और लेस एग्रो प्रोडक्ट बनाती हैं। मानस वाली थोड़े से अलग काम भी करती है, बिजली भी बनाती है, शराब भी बनाती है, और बायो फर्टिलाइजर भी बनाती है, साबुन शैम्पू तो बनाती है ये सियान वाली, और इस तरह के उत्पाद ये बनाती है, ठीक समझ गए ना आप।
बायो फर्टिलाइज़र बड़े स्तर पे बन रहे होंगे, शराब बड़े स्तर पे बन रही होगी, अब इथेनॉल भी बना रही है ना? ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, अभी तक न ये इथेनॉल बना रही है, न ये इथेनॉल बना रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इथेनॉल बनाने के लिए फैसला इन लोगों ने लिया। मानस ने इथेनॉल बनाना स्टार्ट किया 2022 में और सियान ने इथेनॉल बनाना स्टार्ट किया 2024 में। और सरकार ने कब कहा था कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक कर देंगे, 20% तक, ये कहा था 2021 में, और मामला लागू हो गया था 2023 से, मुख्यतः 23 से लागू हुआ था। ऐलान 2021 में हो चुका था पहले, यानी कि ऐलान 2021 में हो गया है। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने अपने बेटों से कहा होगा कि कंपनी में इथेनॉल बनाना और स्टार्ट कर दो, फिर देखो तुम्हारी कंपनी के शेयर्स। और ठीक है, एक ने मान ली बात 2022 में, फिर जब लागू हो गया देश में 2023 में, उसके बाद अगले ने मान ली। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर मैं नितिन गडकरी जी के खिलाफ बात करूं तो बात ये आती है, अगर मैं पक्ष में बात करूं या न्यूट्रल होकर बात करना चाहूं तो उस पर भी मैं आता हूं। दोनों ही कंपनियों का शुरुआत से काम रहा है 1985 से कि एग्रीकल्चर से मिलने वाले प्रोडक्ट से कैसे पैसा कमाएं, इस पर कंपनी ध्यान देती है। मान लो नितिन गडकरी ना होते, बीजेपी की सरकार ना होती, उनके बेटे इन कंपनी में काम ना करते, तब भी 99% चांस है कि ये कंपनी इथेनॉल बनाती, क्योंकि भाई हर कंपनी आने वाली टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को बदलती है या प्रोडक्ट चलाती है। हो सकता है अगर इनका कोई काम होता तो ये सोलर पावर पैनल भी बना रहे होते, अगर इनके कार्य क्षेत्र में आ रहा होता तो ऐसा कह देना कि नितिन गडकरी ने देखो क्या साजिश रची, तो वो उतनी बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही। बट ये जरूर दिख रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को फायदा पहुंचाया है। और चलो मान लो फायदा पहुंचा भी दिया, तो कितना पहुंचा दिया होगा? कंपनी के मालिक थोड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर में चला रहे हैं कंपनी को, कब तक है देखो। दूसरी बात यह है कि फायदा अगर नितिन गडकरी के बच्चों को हो भी गया, मान लिया, तो देश को भी तो फायदा हो रहा है, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है। नितिन गडकरी के बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, कोई करप्शन का तो चार्ज नहीं है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर किसी के साथ होगा। आपको नहीं लगता कि कोई अन्य मिनिस्टर कोई नई परियोजना लेकर के आ रहा होगा तो उससे पहले अपने बच्चों से नहीं कहता होगा कि भाई यहाँ पे पैसा लगा दो, या किसी और रिश्तेदार से कहता होगा? हर कोई करता है। आप भी मान लो किसी पद पे बैठ जाओ और आपको पता चल जाए कि भाई फलानी जगह पे आने वाले 5 साल में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, सब साइन वाइन सब हो गए, लॉन्च होने वाला, तो जनता को पता नहीं है। आप पहले ही जाकर के अपने संबंधियों से नहीं कहते हो कि वहाँ ज़मीन खरीद लो, महंगी हो जाएगी। तो ये चलता है, इसको आप नहीं रोक सकते। ऐसे कोई भगवान आपने नहीं बिठाए हुए केंद्र में कि वो बिल्कुल आप भगवान की तरह उनसे एक्सपेक्ट करो कि तो कुछ भी नहीं खाएंगे, तो हम सब जानते हैं। बट ये है कि लार्जर कॉज देखना चाहिए कि क्या देश को कोई फ़ायदा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो चलो इनको भी देखते हैं, गड़बड़ी कहाँ हुई वहाँ पकड़ लेंगे। ये है। चलिए, ये मैंने नितिन गडकरी जी का चैप्टर आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो ये है, ये गाड़ी एक और लॉन्च हुई थी 2003 में, जिसका नाम था ये फोक्सवैगन 1.6 फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी, जो पूरी तरह से कमर्शियल व्हीकल था और ये फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी थी। आप कहेंगे बहुत देर से आप फ्लेक्स फ्यूल बोले जा रहे हो, ये होता क्या है फ्लेक्स फ्यूल? तो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है ये भी जानिए। देखिए, एक तो होती है पेट्रोल की गाड़ी, एक होती है पेट्रोल में आपने इथेनॉल मिला दिया, और एक गाड़ी ये होती है कि इसमें आप पेट्रोल प्लस इथेनॉल मिला दो, ठीक है, या पेट्रोल डाल दो या सिर्फ इथेनॉल डाल दो, कुछ भी डाल दो, तीनों पे चल जाएगी। और उसका इंजन अपने आप जांच लेगा कि अच्छा इथेनॉल आया हुआ है तो वो उस हिसाब से चलेगा, पेट्रोल आएगा तो वो उस हिसाब से चलेगा। मतलब इंजन अपने आप को फ्यूल के अनुसार एडजस्ट कर ले, ऐसी गाड़ी को फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल, गाड़ी अपने आप फ्यूल के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के तहत एडजस्ट कर ले रही है। ये गाड़ी 2003 में ब्राजील में लॉन्च हो गई थी कमर्शियली। भारत में एक गाड़ी का प्रोटोटाइप दिखाया गया था 2023 में, नितिन गडकरी ने दिखाया था, शायद मेरे पास फोटो होगी, ये हाँ, ये खुद आए थे 2023 में दिखाया था, 25 में गाड़ी चला के आए थे ये, और इन्होंने कहा था देखो मैं फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी में बैठ करके अपने ऑफिस पहुंचा हूं, ये गाड़ी बड़ी शानदार है। अगर पेट्रोल आने वाले समय में पेट्रोल 120 रुपये लीटर मिल रहा होगा तो ये गाड़ी का कॉस्ट केवल
₹65 प्रति लीटर आएगा। और इस गाड़ी की विशेषता ये है कि चलते चलते बैटरी भी चार्ज कर देती है, बिजली भी बनाती है। तो इफेक्टिव कॉस्ट देखा जाए तो ₹25 लीटर आएगा। इस तरह की इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। तो अगर ये इस तरह की गाड़ी लेकर के आ जाते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग सफल बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप इथेनॉल 100% ले आओ, चाहे 85% ले आओ, चाहे 50% ले आओ, सब चला लेंगे, क्योंकि उस गाड़ी का मतलब ही वही है। लेकिन जब गाड़ियां नहीं हैं उस टाइप की, गाड़ियां मार्केट में E10 के हिसाब से चल रही है, मान लो मैंने गाड़ी 2023 में खरीदी थी, तो मेरी तो E20 को सपोर्ट नहीं करती है, फिर भी मैं उसमें E20 डाल रहा हूँ। मुझे क्या पता 2 साल बाद दिक्कत आने लग जाए, अभी नहीं आ रही, क्या पता 2 साल बाद आ जाए, क्या पता 4 साल बाद आ जाए। तो अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। फिर आप 2 साल बाद लाके खड़ी कर दोगे फ्लेक्स फ्यूल कि साहब ये ले लो। क्यों लूँ मैं? वो नहीं है मेरा बजट, मैं एक ही गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। ये कोई ये नहीं हुआ ना समाधान, क्या फ्लेक्स फ्यूल ले तो आए ऐसे ले लो, पुरानी को क्या फेंक दूं? फिर मैं उसके दाम भी घट जाएंगे, फिर हर कोई फ्लेक्स फ्यूल ही लेना पसंद करेगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात है। मैं क्या बता रहा था आपको, एक आंकड़ा और देना था। ये देखिए, बड़ी बड़ी बात है। 2023 में कहा गया कि पेट्रोल तो ₹15 लीटर में आ जाएगा अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी। फिर कहा गया, फिर ये आरोप लगे कि इथेनॉल फ्यूल एक रेवोल्यूशन साबित हुआ है। साथ ही जो नितिन गडकरी के बच्चे की कंपनी है उसके लिए भी इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला है। इनकी पुश्तैनी कंपनी चली आ रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात मैंने आपको बताई दी, ठीक है। बस 11 महीने पहले ₹40 थी कीमत, आज ₹812 का है शेयर। एक महीने में कर दिया पैसा डबल। सियान एग्रो की बात चल रही है, ठीक है। तो नितिन गडकरी के बच्चों की जो कंपनी है उसके शेयर ₹40 से बढ़ के ₹812 हो गए। ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी पिछले साल तक, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिख रहा है। और इसका आप क्या कर सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो है, कोई ये भी नहीं कह सकता गैरकानूनी है, या कोई ये नहीं कह सकता करप्शन है। क्या करें, जो भी है। तो अब आते हैं कि ये बनता कैसे है इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। ध्यान से सुनना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अरे किसान को मार दिया, किसान परेशान हो गया। किसान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इथेनॉल बना के खुद बेचे। वो तो अपना गन्ना ले जा करके सिर्फ मिल में दे सकता है। ये ऑप्शन मिल का होता है कि उसे उससे इथेनॉल बनाना है, या चीनी बनानी है, या गुड़ बनाना है, ठीक है। शुगर केन कल्टीवेट होता है। 1 टन गन्ने से 76 लीटर इथेनॉल बनता है। और 1 लीटर इथेनॉल अगर आपको बनाना है, 1 लीटर इथेनॉल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए गन्ने उगाओगे। 1 लीटर के लिए गन्ने उगाने में जो पानी यूज होगा पूरी साइकिल में, वो लगभग एवरेज 3000 लीटर के आसपास होगा। कहीं 2000 लीटर है, कहीं 3000 लीटर है। तो ऐसा बताए। कुछ लोग कहेंगे देखो कितना पानी वेस्ट हो रहा है इथेनॉल बनाने में। अरे भैया, पानी वेस्ट इथेनॉल बनाने में नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट गन्ना उगाने में हो रहा है। तो तुम गन्ना ही मत उगाओ, बढ़िया है। सैकड़ों साल से गन्ना उग रहा है इस देश में, तो बंद कर दो गन्ना उगाना। मैं फिर कह रहा हूँ, गन्ना उगाने से इथेनॉल बनेगा ये नहीं है। गन्ना उगाने के बाद, कटने के बाद मिल में जाके फिर डिसाइड होता है इथेनॉल बनेगा कि नहीं। वहाँ पानी का रोल उतना नहीं है। पानी का रोल वहाँ है गन्ना उगाने में। अच्छा, इथेनॉल आजकल हमारा देश मक्के से भी बना रहा है, मेज से। उसमें तो 4000 से 4500 लीटर पानी यूज होता है मक्का उगाने में। लेकिन हमारी सरकार चाह रही है कि गन्ने से भी इथेनॉल निकले, मक्के से भी निकले, अन्य फसलों से भी निकले, ताकि बैलेंस बना रहे सभी फसलों की डिमांड में। और जब जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना यूज़ हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का यूज़ हो रहा होगा, तो अंत में सरकार को MSP भी बढ़ानी पड़ेगी किसानों की। तब जाकर किसानों को भी तो फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा आप मिलों को दे रहे हो वो किसानों को भी तो दोगे। तो वो भी एक फैक्टर है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि क्या सरकार इथेनॉल का फ़ायदा किसानों तक पहुंचा पा रही है, या सिर्फ मिलों तक सीमित रह जा रहा है। ये भी ध्यान देना होगा। शुगर केन कट के ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर मिल में पहुंचा, जहां पर उसका रस निकाला गया। रस निकालने के बाद अगर फैसला लिया गया कि इसका इथेनॉल बनाना है, फिर ये पहुंचेगा फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंट किया जाता है यीस्ट के साथ। फर्मेंटेशन जब हो जाता है तो इसमें 8 से 12% इथेनॉल आ जाता है। 8 से 12%। इस इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए फिर से डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। डिस्टिलेशन में ये क्वांटिटी बढ़ जाती है, 8 से 12 बढ़ करके ये 50% से भी अधिक हो जाती है। लेकिन इतना पावर चाहिए हमें, तो फिर इसे डिस्टिलेशन के बाद डिहाइड्रेशन के लिए भेज दिया जाता है।
जहाँ 99.9% तक इथेनॉल तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है इसे फ्यूल ग्रेडिंग के तौर पर आगे मिक्स करने के लिए भेज दिया जाता है ग्रेडिंग के हिसाब से। ये पूरा एक प्रोसेस है। कई बार ये भी देखा गया कि गन्ने का रस मिल में निकला, उस रस का थोड़ा गुड़ बनाया गया, गुड़ बना के भी इथेनॉल बनाने के लिए आगे भेज दिया गया, या रस का एक हिस्सा गुड़ बनाने में यूज किया गया, फिर जो वेस्ट निकला उसका इथेनॉल बनाने में भेज दिया गया। ये भी होता है, वेस्ट भी निकलता है ना काफी कुछ, ये थोड़ी के पूरा का पूरा निकाल दोगे आप। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। हाँ, एक सवाल ये बनता है कि एक साल में भारत कितना इथेनॉल तैयार कर रहा है। एक आंकड़ा मैंने देखा था 2025 के एंड तक का, जिसमें भारत ने 1990 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया है एक साल में। 1990 करोड़ लीटर, ठीक है। बाकी सरकारी आंकड़ा मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला जहां ये पता चला हो कि इथेनॉल बनाने से हमने कितना क्रूड ऑयल कम मंगाना स्टार्ट किया है, या कितना सरकार को फ़ायदा हुआ है, या सरकार ने इथेनॉल बनाने से कितना जो है किसानों को फ़ायदा पहुंचा दिया है। ये एक साल का आंकड़ा नहीं मिला है, 10 साल का मिला है, 10-12 साल का। 2014 से 2026 तक भारत सरकार ने इथेनॉल बनाने से, क्योंकि पहले तो 1-2% ही मिलाते थे, फिर 10%, अब 20% पे आए हैं, तो 20% वाला तो अब लागू हुआ एक तरीके से, पर पहले से लेकर अब तक भारत सरकार ने 1,74,000 करोड़ रुपए बचाए हैं इथेनॉल बनाने से, वरना इतने का पेट्रोल मंगाना, क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता। दूसरी बात, लगभग 283 लाख मेट्रिक टन हमने पेट्रोल बचाया है। ये है पूरा 10-12 साल का आंकड़ा। अब ये एक साल का कितना नहीं है, विद द टाइम पता चलेगा। शायद सरकार इसलिए जारी नहीं कर रही क्योंकि ये 1-2% वाला और 10%, 5% वाला आंकड़ा भारी है इसमें। वो सरकार चाह रही है कि E20 का हम दिखाएं एकदम से कि देखो हमने क्या क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी नितिन गडकरी जी का ये मैंने बता दिया। ये इनकी जो सियान एग्रो है, ये मैंने खोला था आपको बताने के लिए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं, एग्रो और FMGC में पैसा लगा रहे हैं, जिसमें ऑयल बनाते हैं, बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, वही साबुन शैम्पू बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, है ना, ऑयल सीड्स को प्रोसेस करते हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप जानते हो। इसके अलावा हाउ द गडकरी फैमिली वाला बता दिया मैंने। ये फियाट 147 गाड़ी दिखा दिया आपको, ठीक है। हाँ, ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, वो बता दिया। इथेनॉल एक्सपेरिमेंट ऑन, ये प्रियंक खड़गे का आरोप है कि इथेनॉल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है 3.5 करोड़ भारतीयों पर। वही जो मैं बता रहा था, प्रियंक खड़गे वही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, 12वीं पास है। छोड़ो, इनकी चर्चा नहीं करनी। सरकार ने कहा है E85 लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, फ्लेक्स फ्यूल वाली 2 गाड़ी भी लॉन्च हो चुकी है। वैगन आर लॉन्च हुई है मारुति की रेंज में, और एक डीलक्स नाम है, हीरो की डीलक्स लॉन्च हुई है, जो E85 को भी सपोर्ट करती है। अभी धीरे धीरे अन्य गाड़ी भी आएंगी। सरकार ने कहा है कि E85 वाले पेट्रोल पंप, 500 पेट्रोल पंप इस साल के अंत तक हम लगा देंगे दिल्ली मुंबई हाईवे पर, और अगले साल के अंत तक 5,000 पेट्रोल पंप हम पूरे देश भर में लगा देंगे। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि सरकार जो E85 पर जोर दे रही है, चलो इसके लिए तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लेकर के आएंगे जो जैसे भी करेंगे, लेकिन E20 के लिए जितने भी पेट्रोल पंप आप देख रहे हो, जहाँ से भी तेल भराते हो, सब जगह E20 वहाँ पे मिक्स्ड है। चॉइस नहीं है आपके पास कि आप अगर ये सोचो कि साहब नहीं हम E20 नहीं भराएंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल भराएंगे, तो ऐसा नहीं है। E20 मिक्स ही मिलेगा आपको। जबकि अमेरिका में E10 तो मिक्स है ही है, वो तो कंपलसरी है। E20 कहीं कहीं है, मतलब चॉइस है उसमें, आप भराना चाहो नहीं भराना चाहो। और E85 अमेरिका में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में भरा जाता है जो फ्लेक्स फ्यूल वाली है। बट भारत में E20 भी कंपलसरी सा कर दिया है। पूरी दुनिया में आज 60 देश ऐसे हैं जहां पर ये इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज किया जा रहा है। कहीं कहीं तो 85% तक भी यूज किया जा रहा है। बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, फ्रांस तक में यूज हो रहा है, यूरोप के कई देश शामिल हैं इसमें। तो हम यूज कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, अच्छी चीज़ है। हम अगर इथेनॉल ब्लेंडेड इस्तेमाल कर दें
तो हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट रोक देंगे अपना। फिर चाहे दुनिया में कितनी भी लड़ाई होती रहे, कोई मर जाए, गिर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम जितना ज़्यादा इथेनॉल को प्रमोट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वीडियोज़ बनवाए जाएंगे, ताकि भारत कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे ना बढ़ जाए। कौन बनवाएगा? वो देश जिनको फ़ायदा होता है क्रूड ऑयल बेचने से। और खाड़ी देश क्रूड ऑयल बेचते हैं, तो इससे फ़ायदा किसको होता है? अमेरिका को। उसका डॉलर ज़्यादा चलता है, और अमेरिका खुद भी क्रूड ऑयल बेच रहा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई देश अपने आप को इतना आत्मनिर्भर कर ले कि क्रूड ऑयल मिनिमम कर दे? तो कई बार इस तरह के पेड प्रमोशन भी चलाए जाते हैं कि आप कहीं इथेनॉल की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, भटकाने के लिए। एक चीज़ और, चलो मैंने मान लिया इथेनॉल से दिक्कत हो रही है, अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया सामने, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मान लिया दिक्कत हो रही है, तो सीएनजी से भी तो हो रही है। आप गाड़ी में सीएनजी लगवाते हो, सीएनजी से आपके इंजन का पिकअप कम हो जाता है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है, सीएनजी से तमाम तरह के नुकसान होते हैं। पहाड़ पे गाड़ी नहीं चढ़ सकती, सीएनजी पंप हर जगह नहीं मिलता, खड़े हो जाते हो तो लाइन में लगना पड़ता है, और सीएनजी के रेट और पेट्रोल के रेट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। आप कहोगे एवरेज अच्छा देती है, हाँ देती है, कोई बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं है। अगर एवरेज अच्छा देती है तो उस हिसाब से पेट्रोल बेकार है। देखो, हर किसी के फ़ायदे नुकसान हैं। सीएनजी जब आपने लगाना स्टार्ट किया था, तब तो इस देश में ऐसा माहौल नहीं बनाया था। इथेनॉल को लेकर के सब आग बबूला हो रहे हैं, ऐसा क्यों? बताइए आप। सीएनजी से भी तो गाड़ी को नुकसान होता है, तो फिर वो क्यों लगवाते हो? तो मैं कह रहा हूँ गलती सरकार की ये है कि ये ज़बरदस्ती नहीं कर देना चाहिए कि यही भराना पड़ेगा। दूसरा ये कि अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में आप खुद कह रहे हो, कल को कोई दिक्कत आ गई तो ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल है बस। बाकी ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि सरकार को 2030 तक लाना था E20, सरकार जल्दबाजी में ले आई है, इससे नुकसान होंगे। वो बात हम कर चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए, क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, भारत में क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब भारत में जब युद्ध चल रहा था बड़े स्तर पर और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हुए थे, तब भी भारत में दाम कम थे और बहुत मिनिमम बढ़ाए थे सबसे लास्ट में। उस समय यहाँ की जितनी भी बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ थी, वो घाटा झेल रही थी, भारत सरकार भी घाटा झेल रही थी। उस घाटे की पूर्ति के लिए इस समय थोड़ा महँगा रखना ज़रूरी है, मतलब उस रेट पर रखना ज़रूरी है। इसको कहते हैं प्राइस स्मूथिंग, है ना? पूरी दुनिया में प्राइस ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि भारत में भी ऐसे-ऐसे होते रहें। कई बार ऐसे रखे जाते हैं ताकि जब ये हो तब भी कोई दिक्कत ना आए, ये हो तब भी कोई दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं होता कि क्रूड ऑयल कम हो गया तो यहाँ भी कम कर दो। इस हिसाब से जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े थे तो भारत में भी बढ़ा देने चाहिए थे। तब क्यों नहीं कहते थे इस बात को? तो आर्थिक नीति में हर किसी को टाँग नहीं अड़ानी चाहिए। जो हो रहा है कुछ चीज़ों को होने दो। फिर वही बात, इस पे मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की मैं बात करता हूँ। महाराष्ट्र में कई सारी शुगर मिल्स हैं जिनको बड़े स्तर पर वहाँ के अलग-अलग पॉलिटिशियंस चलाते हैं। उनका उसमें रोल है, कईयों को पैसा मिलता है। शरद पवार पे आरोप लग चुके हैं, करोड़ों का भ्रष्टाचार मिल्स के ज़रिए किया है। और इस समय मिल्स क्या उत्पादित कर रही हैं? गन्ने का रस, जो इथेनॉल बनाता है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में कई नेता ऐसे हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनमें से किसी का नाम आगे नहीं आता। नाम आगे आता है गडकरी जी के बेटे का। कई नाम हैं ऐसे, मैंने एक पूरा तैयार किया था, ये देखिए। इसमें शरद पवार, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, ठीक है, सुभाष देशमुख, पंकजा मुंडे, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, जयंत पाटिल और अशोक चौहान। इन सब के नाम हैं, ज़्यादातर एनसीपी के हैं या कांग्रेस के हैं, जिनकी मिलें चलती हैं, शुगर मिलें चलती हैं महाराष्ट्र में। उन शुगर मिलों से इथेनॉल बनता होगा तो कितना फ़ायदा ही कमा रहे होंगे। किसी का नाम आया आज तक? नहीं आया। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अब जो भी अपडेट आएगा मैं मिलता हूँ। ये वीडियो लंबा हो गया, इसलिए अब जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ इसे, वरना बात है तो बहुत है करने को। कुछ और अपडेट आएगी, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।